हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 की अनदर पार्ट वीडियो, जो कि आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आज के टॉपिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलते हैं कि दो सॉल्यूशन लिए हैं वेरियस सब्सटेंस के, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा किसी भी टेम्परेचर पे, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिसकी पाई, इसको डिनोट करते हैं भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करेंगे, पाई से। तो उसका पाई 1, दूसरे सॉल्यूशन का पाई 2, जो कि कंसनट्रेशन को डिनोट करते हैं सी से। तो एक सॉल्यूशन कंसनट्रेशन C1, एक का सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन C2, ठीक है। तो यूरिया एंड ग्लूकोज का लेके चल रहे हैं, तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया। कंसनट्रेशन C1 इज इक्वल टू C2, ये भी बराबर हो गई। तो बट NaCl और यूरिया के केस में क्या रहता है कि NaCl और यूरिया के केस में यूरिया का जो इनकी जो पाई की वैल्यू, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, दोनों बराबर रहेगा, लेकिन इनकी जो कंसनट्रेशन है वो बराबर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि NaCl तो आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यूरिया जो है वो NH2CO NH2 होता है, जो कि डिसोशिएट नहीं होता, ठीक है। तो इन्हें कंसनट्रेशन इनकी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। आई बात समझ में। तो ये दोनों एग्जांपल नहीं हो सकते आइसोटोनिक सॉल्यूशन के। आपके यूरिया और ग्लूकोज आपके एग्जांपल हो सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के, ठीक है। अब देखिए, हाइपरटोनिक के बारे में बात करेंगे कि हाइपरटोनिक क्या कहता है। भाई हाइपर का मतलब एक तरह से मान लीजिए कि आपको गुस्सा आता है ना गुस्सा, तो आप क्या होते हो, आप बिल्कुल हाइपर होते हो। तो अगर भाई एक ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, ज़्यादा है दूसरे सॉल्यूशन से, ठीक है। दूसरे सॉल्यूशन से, मान लो ये सॉल्यूशन ए और ये सॉल्यूशन बी, तो ए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है सॉल्यूशन बी से, तो एक कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। आई बात समझ में। एक इसका दूसरा भाई है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या है कि अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है, भाई एक बार बताओ, हाइपर में क्या बात थी, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था, वो हाइपर था। अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे सॉल्यूशन से, भाई ऑब्वियसली कम तो होना ही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बी है इसमें, तो कौन सा हो गया, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। हाइपर समझ में। देखिए, बात करते हैं हाइपो के बारे में। तो वही है सेम का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कि लेस ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा देन द अदर सॉल्यूशन, वो क्या हो गया आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल, ए प्योर NaCl सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये कंसंट्रेशन लेस है किससे, दूसरे अपने किसी अनदर सॉल्यूशन से, तो क्या हो गया, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ऑन प्लेसिंग RBCs इन द सॉल्यूशन दे विल स्वेल एंड इवन बर्नड। अगर मान लीजिए, अगर RBC के अंदर प्लेस हो गया उसकी सॉल्यूशन में, अगर कोई सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है, अगर ये RBC के अंदर आ गया, तो वो क्या करता है, RBC सेल्स को स्वेल करता है, फुलाता है, और इवन ये बर्न भी कर सकता है, मतलब कि फाड़ भी सकता है उसको, बर्नट भी कर सकता है। आई बस मुझे ब्लास्ट भी कर लेगा, ठीक है, ब्रस्ट कर सकता है ये। अब देखिए नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये कि भाई, द फर्स्ट पॉइंट है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। भाई पहली बात तो ये बताओ कि जब हम पौधे लगाते हैं, तो पौधे लगा के जड़ में उसकी जड़ें फैलेगी, रूट्स फैलेंगे, तो प्लांट्स जो है पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। मान लीजिए हम नहीं दे रहे, तो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, मिट्टी से। अब मिट्टी में कहाँ से आएगा, भाई अपने रूट से लेगा। रूट्स में क्या क्यों होता है, फिर ये किसके कारण हो सकता है, ये ड्यू टू ऑस्मोसिस के कारण जो प्लांट्स अपने पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगला है, वाटर assimilated by the plants move into the body of the plant and reach even the top of the tall tree due to osmosis। भाई एक बार बताओ, जब वो जड़ों में पानी था, तो वो ऊपर आएगा प्लांट में, और वही फिर प्लांट से टॉप ऑफ द प्लांट में भी जाएगा, मतलब फ्रूट्स में भी जाएगा, ठीक है। जो पार्ट्स पार्ट्स हैं जो फ्रूट्स के, फल के, वो उनमें भी जाएंगे, लीव्स में भी जाएंगे। तो जाएगा किसके कारण ही, वो भी ऑस्मोसिस के कारण ही पानी मूवमेंट करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इन एनिमल्स, जानवरों के अंदर क्या होता है, वाटर मूव्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो पानी जो है जानवरों के अंदर अलग अलग पार्ट्स में मूव कर सकता है, ठीक है।
द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वो भी किस प्रोसेस से होता है, वो भी ऑस्मोसिस के दौरान ही होता है। अगला है स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। तो एक बात बताओ कि हमने लीव्स को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो थोड़ा सा पिगमेंट टाइप में उनके अंदर से लिक्विड बाहर निकलता है, ठीक है, फ्लावर्स के अंदर से भी निकलता है। ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही ये एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि आप देखिए कि ऑस्मोसिस हेल्प करता है हमारी ग्रोथ को या फिर प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने में, ठीक है, प्लांट्स को बढ़ाने में वो ऑस्मोसिस हेल्प करता है। एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और बीज को अंकुरित करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। अगला पॉइंट है डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट, different movements of plant such as opening and closing of the flower are controlled by osmosis। भाई अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग मूवमेंट होगी। अब कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं ओपन भी होता है, कोई क्लोज भी होता है, तो वो भी किसकी सहायता से होता है, वो ऑस्मोसिस की हेल्प से ही होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बर्स्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज आल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस। भाई रेड ब्लड सेल जो है, आरबीसी जो है, वो बर्स्ट कैसे हो जाती है, अपने फट के जाती है, वो कि जब वाटर जो है प्लेस होता है उसके अंदर, ठीक है, वो भी किसकी हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए एक बीमारी है आपको एडिमा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा नमक खाते हैं और ज़्यादा सोल्टी फूड भी लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो उनकी स्वेलिंग होती है, किसके अंदर, अपने सेल्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और टिश्यूज़ के अंदर भी एक डिजीज़ मतलब बीमारियाँ बहुत सारी पैदा होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडिमा बोलेंगे, ठीक है। ये था आपके ऑस्मोसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज़ होना, ठीक है, और क्या होता है किस में इंक्रीज़ होना, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर कोई हम सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, एलिवेट हो जाता है। देखिए बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड and the temperature at which vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure। दोबारा देख लीजिए कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और टेम्परेचर का वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड पे जो बराबर किसके रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कब, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिर वो उसका इंक्रीज हो जाएगा ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसके अंदर ये ऐड करेंगे, लिक्विड के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। आगे देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वेपर प्रेशर के, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसमें, इंक्रीज। दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एलिवेट, मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है वो इंक्रीज हो जाता है कब, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम किसी लिक्विड में ऐड करते हैं तो, ठीक है। द डिफर इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब कि या तो वही बॉइलिंग पॉइंट एक सॉल्यूशन का और प्योर सॉल्वेंट का आपको पता है कि डिफरेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ग्राफ लेंगे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये आपका क्या है, सोलवेंट है, और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, हाई रहेगा। बकायदा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर क्या रहता है उसका कम रहता है। और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा इसका, कम। इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई। आई बात समझ में। तो अब देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं किसका, सॉल्वेंट का, भाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड करा है ना इसमें, लेकिन हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में लेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में जब लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो क्या रहेगा इसका, वेपर प्रेशर का, नहीं सॉल्वेंट का, वो डिक्रीज़ रहेगा। अब डिक्रीज़ है तो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच कर जाएगा। वहीं पे कम वेपर प्रेशर पे अगर टेम्परेचर दे रहे हैं हम किसको, सॉल्यूशन को, वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा,
और ज़्यादा होगा तो फिर वो इंक्रीज होगा और वो भी एक टाइम आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाके लाई कर जाएगा। अब ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये आपका एटमॉस्फेरिक पॉइंट आ गया, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो जो चेंज आया है, ये वाला जो चेंज हुआ है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी बी से। किसे डिनोट करते हैं? डेल्टा टी बी से। मतलब कि ये अपने क्या हो जाएगा, टी बी माइनस का टी नोट, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो टी बी माइनस का टी बी नोट बोल सकते हो, फाइनल माइनस का इनिशियल, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, डेल्टा टी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, टी बी माइनस के टी नोट के रह जाएगा। अब डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है आपको पता है, मोलैलिटी के, ठीक है। अब ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम हो गया। अब के बी क्या है आपका, मोलल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। के बी क्या है, मोलल कॉन्स्टेंट है। और आपको पता है कि इसी को हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में, क्या बोल सकते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम मोलैलिटी का फॉर्मूला भी रख लेंगे। एम क्या होता है, मोलैलिटी होती है, और यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला भी रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। वो देखिए क्या होता है, देखिए मोलैलिटी के बारे में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। भाई इसमें क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, डिजोल्व कर रहे हैं क्या, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। यहाँ पे W2 है, किसका है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट का है जो मोलर मास है। M2 डिजोल्व है किसके अंदर, W1 के अंदर, जो भी ग्राम में है, जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है। देन द मोलैलिटी M हो गई किसकी, सॉल्यूशन की। तो इसके अंदर से ही सभी वैल्यू रखे, तो M इज इक्वल W2/M2 1000/W1, ठीक है। अब यही चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक बार बताइए कि W2 क्या है आपका, सोल्यूट है, ठीक है। और आपका M2 क्या है, M2 भाई डिजोल्व कर रहे हैं ना, मोलर मास किसका हो गया, सोल्यूट का ही हो गया भाई, सॉरी अपने ये देखिए W2 क्या है अपना, यहाँ पे डिजोल्व कर रहे हैं इसके सॉल्वेंट में। W2 क्या है अपना, सॉल्वेंट हो गया, जो कि अपने वेट हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ठीक, ग्राम में। अब M2 क्या है, मोलर मास है किसका, सोल्यूट का, 1000। और W1 क्या है कि आपका सोलवेंट है, वो भी ग्राम में ही है, ठीक है। अब डेल्टा टी में ये सारी वैल्यू रखिए कि W2/M2 1000/W1। तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई, यहाँ से डेल्टा टी भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, वैसा ही क्या है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट और सब्सटेंस हैविंग सेम वेपर प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं किसी में, सॉल्यूशन में या फिर लिक्विड में, तो क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में। देखिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, प्योर सॉल्वेंट के। अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन के भी। अब डेल्टा टी एफ क्या है, टी नोट माइनस का टी एफ। अब डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके यहाँ पे एम के, ठीक है। पहले ग्राफ को चेक करते हैं, ग्राफ क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए यही अपना क्या है, सॉल्यूशन का है, और ये अपना ये अपने सॉल्वेंट का हो सकता है, ठीक है। ये अपने सॉल्वेंट का हो गया, ये अपने सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया। अब वही बात है कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके चल रहे दोनों को, तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है, तो इसका जो वेपर प्रेशर क्या रहेगा भाई, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहेगा अपने, बताओ भाई, कम रहता है ज़्यादा रहता है, कि कम रहेगा इसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहता है। तो जैसे डाउन आएगा तो डाउन आएगा, तो ये ग्राफ नीचे आएगा। अब यहाँ पे इस सॉल्वेंट का भी तो ग्राफ नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है, हाई है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, कम रहता है। आई बात समझ में। दोबारा देख लीजिए, सॉल्यूशन मिक्सचर है एक तरह से, तो इसका जो वेपर प्रेशर क्या रह सकता है, कि दोबारा देख लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, फ्रीजिंग पॉइंट के। तो वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा। अगर मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, कम रहेगा, तो ग्राफ ज़्यादा नीचे आएगा। वहीं पे चेक कीजिए कि हमारा सोलवेंट है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, वो भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिस पे दोनों ही मैच करेंगे। जो चेंज आया वो क्या है फिर, डेल्टा टी एफ। अब फाइनल माइनस का इनिशियल होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है यहाँ पे, और टेम्परेचर क्या होता है, इस साइड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये आपका
फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी नोट माइनस का टी एफ फाइनल माइनस का इनिशियल। अब एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। अब यहाँ पे एम की वैल्यू सेम रख देंगे। भाई यहाँ पे के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या रहती है, के किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब के एफ जो डिफाइन करा गया है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। अब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की यूनिटी क्या, भाई एम क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी ही है। अब कैलकुलेशन देखें हम इसकी कि मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इफ़ W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट है और मोलर मास है M2 है। ठीक है, W1 क्या है, वेट है किसका, सोलवेंट का। अब स्मॉल m क्या हो गया, मोलैलिटी हो गई। तो सॉल्यूशन के अंदर ये सभी वैल्यू पुट करेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल W2 अपॉन में M2 1000 अपॉन में W1। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ गई, के एफ मल्टीप्लाई एम। तो डेल्टा टी एफ क्या आ गया यहाँ से, के एफ मल्टीप्लाई W2 बाई M2 1000 बाई W1। ठीक है, ये आपकी क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स के बारे में था। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सके। ठीक है, और थोड़ा समय लग गया इस वीडियो को लाने में क्योंकि टेक्निकल इशू काफ़ी चल रहा था। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे भी बने रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे।